नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे क्योंकि मैं इसमें आज काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। और आज हम लोग BLIS 221 का ब्लॉक 2 इसमें OMR बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहला आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में वीडियो अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन को लिया हूँ उसमें मैं ये कोशिश किया हूँ कि जितने भी हिंदी के डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो मैं इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। और दूसरी बात दोस्तों कि देखिए, जो डेटा होती है या ईस्वी होती है उसमें इंग्लिश से हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि आपको जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती होगी, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके जब भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल इसी उद्देश्य से खोला गया है कि जो भी स्टूडेंट को लाइब्रेरियन संबंधित प्रॉब्लम होती है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए आज मैं लगभग 200 MCQ क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, लगभग 200 MCQ क्वेश्चन है, वो भी आंसर के साथ। और दोस्तों देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट हो रही थी कि क्या 221 कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि BLIS 221 में लगभग हम लोग 150 से 200 या 300 क्वेश्चन तक बनाएंगे सिर्फ BLIS 221 में। दोस्तों 2-3 दिन से मैं काफ़ी थोड़ा किसी काम से बहुत बिजी हूँ, जिसके कारण मैं एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक दिन में 2-3 वीडियो कंफर्म अपलोड करूँगा जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी। और मैं अधिक से अधिक जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक हैं सभी को कवर करूँगा MCQ बेस्ड। ठीक है, तो आज हम लोग BLIS 221 में लाइब्रेरी एक्ट, RTI, साइबर लॉ, इस पर MCQ क्वेश्चन देख लेंगे जो कि OMR बेस्ड एग्जाम में आएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक जितने भी आपके नॉलेज में ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी दोस्तों लगे कि ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जिससे आप लोगों को हेल्प मिल रही है और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्याएँ आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन होता काफ़ी ईजी है। ठीक है, आप देखेंगे अभी। देखिए, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, पुस्तकालय सलाहकार समिति। ठीक है, सलाहकार को इंग्लिश में एडवाइजर कहते हैं। समिति 1958 की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर MD सेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। ठीक है, कब एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी यानी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया, तो एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1963 में बनाया गया। ठीक है, आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ाई करनी है। सेकंड में क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 4th 5-year प्लान। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल में पढ़ाई करनी है। के दौरान भारत सरकार के योजना आयोग ने पुस्तकालय विकास पर सलाह देने के लिए क्या गठन किया। तो ध्यान देंगे कि कभी भी क्वेश्चन अगर पंचवर्षीय योजना यानी 5-year प्लान से आती है और पुस्तकालय रिलेटेड हो तो उसमें कौन सा सलाह देने के लिए क्या गठन किया गया था, तो ध्यान देंगे कार्यकारी समूह यानी वर्किंग ग्रुप। ठीक है, देखिए, भारतीय संसद ने सन 2005 में एक अधिनियम पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है, कॉपीराइट का संबंध किन रूपों से है। तो कॉपीराइट दोस्तों, कॉपीराइट क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर इसमें क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके कॉपीराइट को बिल्कुल देख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जनसंचार जुड़ी रचनात्मक गतिविधियों की विशिष्ट यानी स्पेशल रूप से। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी संभावना है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देख लें। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट कब बना, तो कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना। ठीक है, 6 नंबर में क्या है, कॉपीराइट कानूनों द्वारा किसी कार्य के स्वामी को ऑनर कहते हैं। ठीक है, को पक्ष अधिकार को अनन्य अधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी एक्सक्लूसिव राइट कहते हैं।
देखिए 7वें नंबर में क्या है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा समाज के सभी सदस्यों यानी मेंबर्स को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क सेवा प्रदान करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक पब्लिक लाइब्रेरी का क्या उद्देश्य होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो किसी भी भेदभाव के यानी सभी पर्सन को इक्वल वहाँ पे सुविधा मिल पाए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के अपनी सेवा को सभी लोगों तक प्रदान करे। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे 2 to 1 सेक्शन से देख सकते हैं। 8 नंबर में क्या है, केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार बिल का पहला मसौदा, ठीक है, तैयार करके 22 दिसंबर 2000 को संसद में प्रस्तुत किया। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार का जो पहला बिल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर 22 दिसंबर 2004 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। 9 नंबर में क्या है, देखिए 15 जून 2005 को इस कानून को संसद में पास किया गया। दोस्तों अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट को कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अगर कमेंट देखते हैं और उन्हें इसका इंग्लिश पता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल रिप्लाई कर दें। और दोस्तों मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी कमेंट आएँ सभी का रिप्लाई करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो रही होगी, अगर फिर भी होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर एडवाइस लेना है, डॉक्यूमेंट यानी मटेरियल की कमी है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। और मैं इंग्लिश वाले कैंडिडेट को ये बता देना चाहता हूँ कि आज मैं उनके लिए लगभग 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ और मैं टेलीग्राम चैनल में आज सेंड कर दूंगा। ठीक है, 10th नंबर में क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में नागरिकों को, सिटीजन को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो जो अधिकार हैं वो मैं रेड कलर से लिख दिया हूँ और यहाँ से काफ़ी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेंगे। पहला क्या है, वह सूचना की मांग कर सकता है, यानी वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी मांग कर सकता है, पहला है। सेकंड में क्या है, किसी सलेख प्रलेख या सामग्री का निरीक्षण कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट है या आर्टिकल है या फिर जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसकी इंक्वायरी कर सकता है। थर्ड में क्या है, टिप्पणी को कमेंट कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, टिप्पणी, सारांश या इसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी वहाँ पे सारांश है उसका क्या कर सकता है कि वो एक जोरेक्स ले सकता है। ठीक है, यानी इसको कॉपी ले सकता है। नेक्स्ट क्या है, सामग्री का प्रमाणित नमूना प्राप्त कर सकता है। और लास्ट क्या है, सूचना को डिस्क, फ्लॉपी, टेप या वीडियो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 11 नंबर में क्या है, सूचना अनुरोध यानी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट पर लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कितने दिनों के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएगा। दोस्तों जब भी आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो कितने दिनों में उस रिक्वेस्ट को देंगे, तो उसके लिए 30 दिनों के अंदर यानी विदिन 30 डेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिया गया है। अगर आप वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों कभी भी आप स्किप ना करें, क्योंकि एक वीडियो में अभी 15 मिनट से 20 मिनट या कभी कभी 10 मिनट की भी वीडियो बनाता हूं तो आपको 15 मिनट टाइम निकालने में कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट काफ़ी अधिक होने वाला है। और मैं जितना जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड जरूर करूँ। ठीक है, 12 नंबर में क्या है, देखिए कॉपीराइट एक्ट 1957 में अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है। देखिए 12 नंबर में दोस्तों ये 2 बार लिखा गया, तो ये कॉपीराइट एक्ट कब बना ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आप देख लें 1957 में बना था। ठीक है, अब 12 नंबर में क्या है, कॉपीराइट एक्ट 1957 में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो ये टोटल 7 बार हुआ है। कब कब हुआ है देखिए देख लेंगे, 1983, 1984, 1992, 1994, 2010 और 2012। ये ईस्वी जो है ईयर है, इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात दोस्तों 1957 से अब तक कितनी बार यानी 7 बार ये संशोधन यानी अमेंडमेंट हो चुका है। पैटेंट अधिनियम ये कब बना, तो ये 1970 में बना था। दोस्तों पैटेंट अधिनियम को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी पैटेंट एक्ट। देखिए पैटेंट एक्ट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए।
मान लीजिए कहीं भी कुछ रिसर्च होता है तो वो एक साइंटिस्ट क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आम पब्लिक लोगों तक पहुंचाते हैं, उससे पहले वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया है, तो वहाँ पे पेटेंट एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे। अगर पेटेंट एक्ट से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, वास्तव में पेटेंट अधिनियम यानी पेटेंट एक्ट की शैक्षणिक और सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी में कोई उपयोगिता नहीं है, परंतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकालयों में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इस इन पुस्तकालय दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं और जितने भी एकेडमिक लाइब्रेरी है उसमें पेटेंट एक्ट की आवश्यकता यानी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे किसी भी रिसर्च का काम नहीं चलता है। दूसरी बात दोस्तों कि यह देखेंगे आपकी वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकालयों में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इन पुस्तकालयों में आविष्कार की गतिविधियाँ होती रहती है। मतलब जितने भी स्पेशल लाइब्रेरी हैं वहाँ पे जितने भी आविष्कार होते हैं यानी रिसर्च होते हैं, उनकी जितनी भी एक्टिविटी है होती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर में देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया था, यानी कि IT एक्ट 2000 ये कब लागू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी संभावना है कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये 17 अक्टूबर 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, 16 नंबर में क्या है, IT एक्ट 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 94 धाराएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें देखिए इंग्लिश और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि IT एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं तो 94। ठीक है, 17 नंबर में क्या है, IT एक्ट 2000 में कुल कितनी अध्याय हैं, तो टोटल अध्याय को इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं, टोटल 13 चैप्टर हैं। ठीक है, 19 में देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले देश की न्याय व्यवस्था के लिए टाइप किए या छपे हुए दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को ही सबूत के रूप में स्वीकार करती थी, लेकिन अब डिजिटल सिग्नेचर को भी न्यायालय यानी कोर्ट ने मान्यता दे दी है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि पहले के टाइम में क्या होता था कि किसी भी प्रिंटेड फॉर्म में या फिर लिखे हुए फॉर्म में ही आप सबूत के तौर पे वहाँ पे पेश कर सकते थे न्यायालय यानी कोर्ट में, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता मिल गई, यानी कि आप डिजिटल सिग्नेचर को भी वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 20 में क्या है, डिजिटल सिग्नेचर लेने के लिए कुछ शर्तों के अलावा किसी व्यक्ति या कंपनी को कितने रुपए के साथ संबंधित अधिकारी को आवेदन देना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप आसानी से एग्जाम में करके आ सकते हैं और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 25,000 यानी 25,000 रुपये की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो अगर आप 2 महीना बाद भी एग्जाम देंगे तो भी आपको ये कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि 25,000 रुपये चाहिए। अगर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि वो अब कोर्ट में मान्यता मिल चुकी है और डिजिटल सिग्नेचर लेने के लिए 25,000 रुपये पे करने होते हैं। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन लिया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक जितने भी आपके नॉलेज में ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, तो अधिक से अधिक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करके बताएं दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। और कोई भी डाउट आती है या फिर कुछ भी कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश में अगर कोई भी डाउट होती है ऐसे कोई भी क्वेश्चन नंबर में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं दोस्तों उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कमेंट को देखते हैं तो वहाँ पे रिप्लाई कर दें अगर आपको इसकी जानकारी है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।